नमस्ते दोस्तों, डीएसपी के सर प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे आप। तो दोस्तों, आज आपने थंबनेल देख लिया होगा, इकोनॉमिक्स रिव्यू। आज अपने बहुत ही शानदार जो आरएस है ना, एग्जाम 2 फरवरी का एग्जाम, उसके आधार पर एक मैराथन क्लास लेके आया हूँ। किसकी? इकोनॉमिक्स की, आर्थिक समीक्षा की। यह उस हर एग्जाम में काम आएगी जिस एग्जाम में आर्थिक समीक्षा का टॉपिक जुड़ा हुआ होगा। दोस्तों, अगर आरएस की बात करें ना, इकोनॉमिक्स रिव्यू में से आर्थिक समीक्षा में हर बार 10 से 12% पूछे जाते हैं आरएस एग्जाम के अंदर। तो इसके आधार पर इस क्लास को बिल्कुल हल्के में मत लेना। और दोस्तों, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और याद कराने की भी पूरी कोशिश करूंगा। यह आर्थिक समीक्षा उन सब विषयों में कठिन माना जाता है। इसको कठिन क्यों माना जाता है दोस्तों? कठिन इसलिए माना जाता है, इसके अंदर सीधे प्रश्न या डाटा या आंकड़े पर पूछे जाते हैं, जैसे जीडीपी के क्या होगा, जीएसडीपी के क्या हो गया। तो इन आंकड़ों को याद भी करना पड़ेगा। आज इन आंकड़ों के अपने आंकड़े निकाल देंगे। बस आप लास्ट तक बने रहना। दोस्तों, इकोनॉमिक्स को एक पूरी क्लास में पढ़ाना तो असंभव है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स चैप्टर। पर लेकिन मैं इन कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक से या प्रश्नों से इस टॉपिक को पूरा कराने की कोशिश करूंगा। एक ही क्लास में सब डाटा के प्रश्न अपने पूरी विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, विथ योर मोटिवेशन आई विल बी एबल टू टेक दिस मैराथन क्लास। दोस्तों, आप साथ साथ में नोट्स जरूर बनाते रहना। और आज वाली क्लास आरएस एग्जाम से पहले बहुत ही शानदार होने वाली है, और उस हर एग्जाम के लिए बहुत शानदार होने वाली है, जिसमें अपने आर्थिक समीक्षा का टॉपिक जुड़ा हुआ होगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और इसको याद भी करना पड़ेगा आंकड़े। ये डाटा याद करना किसी के लिए कठिन हो सकता है, पर बार बार इसको नोट्स बनाते रहेंगे ना, बार बार अपने देखते रहेंगे ना, ये याद भी हो जाएंगे। क्यों? ऑप्शन तो आएंगे ही मेंस के अंदर, फिर तो वो आगे आगे तैयारी प्रक्रिया चलती रहेगी। इसलिए दोस्तों, अपने चलते हैं अभी तक। तो दोस्तों, अपने ना ये टॉपिक अपने एक पर्सन के अकॉर्डिंग करेंगे। एक पर्सन लिखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन वाइज है ना उसके क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, अपने सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, राजस्थान। ये क्लास बहुत बड़ी चलने वाली है। राजस्थान में वर्ष 2023 और 24 के लिए, एक बार आप समझ लेना, वापिस कभी ये वीडियो है ना रिकॉर्ड हो जाने के बाद है ना, वापिस देख के ये आप नोट बना लेना। के लिए स्थिर, अब आपको सब कुछ समझा देंगे। इसके अंदर है स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी थी दोस्तों? जीएसडीपी की है ना, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की मतलब वृद्धि दर कितनी थी? तो ऑप्शन लिख रहा हूं मैं एक बार, 12.56%। बी नंबर लिख रहा हूं 13.63%। सी नंबर लिख रहा हूं 8.03%। और डी नंबर लिख रहा हूं दोस्तों 7.81%। एक बार इतना बताओ मुझे, पर्सन लिखो, इसके बाद ऑप्शन में लिखो। दोस्तों, जीएसडीपी क्या होता है पहले तो ये बताओ। जीएसडीपी जो लिखा है ना, पहले आप ना पर्सन लिख लिया ना आपने, या स्क्रीनशॉट दे लिया। अब इसके बाद पूरे विस्तार से समझाएंगे। देखो, जीएसडीपी क्या होता है? जीएसडीपी इसको बोलते हैं, पहले फुल फॉर्म में मिटा रहा हूं एक बार ये, आप अपने पहले तो ये समझें, उसके बाद आप क्वेश्चन, अब ये आपने लिखा हुआ है क्वेश्चन, अब अपने आप कर दोगे आप। बस मैं आपको एक बार है ना इसकी थोड़ी थोड़ी समझा देता हूँ क्या। दोस्तों, यहां पर लिखो जीएसडीपी। जीएसडीपी क्या है? ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये लिख लो इसका, सकल राज्य घरेलू उत्पाद।
सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब दोस्तों ये होता क्या है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसके बारे में अपने ये मतलब ये होता क्या है इसके बारे में अपने पढ़ेंगे क्या होता है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से दोस्तों। सकल राज्य घरेलू उत्पाद ये होता है कि आप ये समझ लो ये एक बाउंड्री है, ये राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान है, ये क्या है बॉर्डर है, सीमा, सीमा होगी, ठीक है, बॉर्डर होगी, ये राजस्थान है, यहाँ पर कुछ अलग राज्य आ जाएगा, यहाँ पर अलग गुजरात जो भी पंजाब हरियाणा, ये राजस्थान है। तो राजस्थान के अंदर जितना भी उत्पाद होगा ना, जिस इस सीमा के अंदर एक वर्ष के अंदर जितनी भी मतलब सेवा या जितने भी उत्पाद होगा ना, वो उसका अंतिम मूल्य होगा ना, वो ये क्या है जीएसडीपी होगा, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। जैसे अब मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ, इस सीमा से बाहर नहीं होना चाहिए, इसके अंदर जितने होगा ना अंतिम उत्पाद के रूप में। अब चलो मैं आपको ना ये ऐसे समझाता हूँ, इतना समझ में आ गया ना, सीमा के अंदर राजस्थान के अंदर जो भी होगा ना वो घरेलू सीमा के अंदर डोमेस्टिक बोर्ड ऑफ दैट स्टेट, घरेलू सीमा के अंदर होनी चाहिए। तो किसी भी राज्य की हो, जैसे घर की भी एक सीमा है, तो मैं ये मिटा रहा हूँ एक बार। जीएसडीपी है ना दोस्तों, मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझा दूंगा, कहीं भी ये शब्द आ जाए ना तो आप समझ जाओगे। अब देखो जीएसडीपी मैं लिख रहा हूं, जीएसडीपी। अब देखो एक उदाहरण लेते हैं, गेहूं, ये क्या है गेहूं, गेहूं ले लिया, गेहूं कितना का, 1000 रुपए का, ये समझो गेहूं था 1000 रुपए का, उससे गेहूं से क्या बना, आटा बना था, क्या आटा, फिर गेहूं की कीमत थी 1000 रुपए, आटे की कीमत होगी 1500 रुपए दोस्तों, ये समझो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर हो रहे हैं। अब आटे से क्या बना, ब्रेड बन गया, इस ब्रेड की कीमत कितनी होगी, 25 रुपए, इससे आगे और तो कुछ नहीं बनेगा ना, तो इससे आगे कुछ नहीं बने, तो ये क्या अंतिम मूल्य हो गया, अंतिम ब्रेड उत्पाद मिला, ये लिखना, अंतिम तो ये मिला। अब मैं ऐसे थोड़ी काउंट करूंगा, 1000 ये हो गया, 1500 ये हो गया, ये 2500 ये हो गया, ऐसे करके तो 5000 रुपये हो गया, ऐसे तो अपनी जीएसटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अंतिम तो यही बना था ना, शुरुआत से यहाँ पे ऐसे बनते बनते अंतिम तो यही बना था। जैसे अपने कोई कोचिंग में जाते हो, कोचिंग में कोई मतलब हर एक सब्जेक्ट का फीस देते हैं, जैसे अपने कोई आरएसए कोर्स ले लिया तो अपने ऐसे थोड़ी पॉलिटिकल अलग फीस दी है, उसकी अलग दी है, वो ऐसे मतलब एक एडिटर की अलग देते हैं, कोई अलग हुआ नहीं होना। अंतिम क्या है, अंतिम चीज अपने सेम कोर्स की दे देते हैं, उसके अंदर आप हिस्ट्री लेके हो, कुछ भी लेके हो, इसी वजह से अंतिम उत्पाद क्या बना, ब्रेड बना, तो इसका मूल्य होगा, इसका मूल्य का जीएसडीपी, मतलब अंतिम मूल्य क्या बना इसके कोल्डिंग सीमा के अंदर, ये होता है जीएसडीपी, डोमेस्टिक बोर्ड ऑफ दैट स्टेट है, इस बाउंड्री से बाहर नहीं होना चाहिए, समझ आ गया। ये इसका अंतिम मूल्य क्या, जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक बार इतना देखो, इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब देखो, अब अपने आप समझ जाओगे ना जीएसटीपी क्या है। जैसे जीएसटीपी यहां पर होता है ना, भारत के अंदर है ना, भारत के अंदर इसको जीडीपी बोलते हैं, एस नहीं होता, एस के क्या स्टेट होता है, राज्य, राज्य थोड़ी, फिर जीडीपी होगा, सिर्फ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बस इतना ही होगा, इतना ही फर्क है जीडीपी और जीएसटीपी। अगर स्टेट की बात करें तो जीएसटीपी होगा, और राजस्थान मतलब भारत की बात करें इंडिया की तो जीडीपी होगा, ठीक है। तो ये बात है दोस्तों, अब मैं आपको ये मिटा रहा हूँ। अब अपने राजस्थान ये पूछा गया था जीएसटीपी कितना है, उसके अंदर ये, अब स्थिर मूल्य प्रचलित मूल्य क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, पर एक बार इतना लिखो दोस्तों, स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य के बारे में। पहले तो अपने देखो उस प्रश्न के अकॉर्डिंग अपने एक सारणी बनाते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों एक सारणी बनाते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं सकल राज्य, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये हो गया। और यहां पर मैं लिख रहा हूं दोस्तों, मैं एक बार है ना छोटा लिख देता हूँ,
यहाँ पर लिख रहा हूँ सकल राज्य, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसको अपने जीएसटी पे लिख लेते हैं ना, जीएसडीपी हो गया। अब अपना ये ना 2022 और 23 के अंदर, अब क्वेश्चन तो ये था ना 2023 और 24 के अंदर, अपने 2022 और 23 के अंदर लिखते हैं। 2022 23 के अंदर कितना था, इसके आगे अपने लिख लीजिए 2023 और 24, 2 सालों के अंदर कुछ है। अब दोस्तों यहाँ पर है ना, एक बार लाइन में खींच देता हूँ, यहाँ पर अपने राजस्थान का लिख लेंगे, यहाँ पे भारत का, यहाँ पे किसका, राजस्थान, राजस्थान में कितना था, यहाँ पर भारत, भारत का क्या है, जीडीपी होता है, ठीक है दोस्तों, भारत का क्या है, जीडीपी। अब देखो इससे पहले एक बार बताता हूं, एक आधार वर्ष होता है, आधार वर्ष ये होता है, देखो आधार वर्ष, आधार वर्ष, आधार वर्ष के बारे में मैं समझाऊंगा एक बार। इसका आधार वर्ष क्या था, इसका आधार वर्ष रहा है दोस्तों 2011 और 12, इसके बारे में बताऊंगा। स्थिर मूल्य क्या होता है ये परचेज में, एक बार इसके आंकड़े एक बार लिख लीजिए। देखो स्थिर मूल्य, स्थिर मूल्य पर कितना था दोस्तों, स्थिर मूल्य आधार वर्ष कितना माना है, 2011-12। मैं पूरा बताऊंगा आधार वर्ष क्या होता है पूरे बोर्ड पे, एक बार ये इसे ना ये आंकड़े लिख लेना। स्थिर मूल्य पर कितना था, और भारत के अंदर स्थिर मूल्य पर कितना है, भारत के अंदर आंकड़े क्या है, 2011-12, 2011-12। अब इसके अंदर ये लिखो, इसके अंदर ये लिखो कैसे, कितना हो गया दोस्तों, 7.82 लाख करोड़। ये क्या 2022 और 23 का स्थिर मूल्य पर जीएसटीपी था ये। अब इसके बाद अपने यहां पर लिखो 84,15,15, ये कितना हो गया, 8.45 लाख करोड़। एक साल बाद इतना हो गया। जब एक साल बाद इसकी वृद्धि हुई है ना, यहाँ पे 7.82 लाख करोड़ था, यहाँ पर 8.45 लाख करोड़ है, तो कितनी परसेंट वृद्धि हुई थी, ये बात की है। कितने परसेंट हुई थी यहाँ पर वृद्धि, 8.03%। ये वृद्धि दर इसके मुकाबले इसमें निकली है 8%, इतनी ज्यादा हुई है। तो अपने इसकी बात करें तो इससे पिछले वाला था ना, पिछले वाला कौन सा, 21-22 से, 21-22 के अंदर कितनी वृद्धि हुई थी दोस्तों, 7.81%, उससे भी ज्यादा हुई है ना। ये क्या स्थिर पर, अपने भारतीय का लिख लेते हैं यहाँ पे। भारतीय का कितना था दोस्तों, 160, 71, 429, कितने, 1.60 लाख, 60 लाख करोड़ ये बोल दो, ठीक है। तो ये कितना परसेंट निकली है, 7%। और ये कितनी है फिर भारतीय 2022, 23 और 24 के अंदर कितनी है, 23 और 24 के अंदर ये लिखो 173,81,722, ये 1.73 लाख करोड़ मान, ये क्या 8.2%, 8.3 भारतीय, 8.2, यहाँ पे 8.03 है, यहाँ पे 7%, यहाँ पे 7.81%। एक बार इतना लिखो, इसके बाद मैं बताऊंगा स्थिर मूल्य क्या होता है, प्रचलित मूल्य क्या होता है, ये कैसे निकली थी, ये सब पूरी विस्तार से पढ़ेंगे। आधार वर्ष क्या होता है एक बार इतना, ठीक है दोस्तों, ये आपने लिख ली। अब देखो स्थिर मूल्य क्या होता है, व्हाट इज द स्टेबल प्राइस, ये क्या होता है, एक आधार वर्ष में एक आधार वर्ष लेते हैं, उस मूल्य का मापन करना। जैसे मतलब ये समझो, आपको ये मिटा रहा हूं मैं, लिख लिया होगा आपने, तो देखो आधार वर्ष लिखो दोस्तों, आधार वर्ष, मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। ये लिखो एक आधार
वर्ष ले लेते हैं। उस मूल्य पर गणना करना। एक बार इतना लिखो। अब ये बताओ अपने आधार वर्ष के कौन सा दिया था? 2011 और 12। 2011 और 12 दिया था। अब मैं आपको एक बहुत ही बड़ी उदाहरण से समझाऊंगा। आधार वर्ष 2011-12 दिया था, इसके आधार पर ये इसे क्यों लिया था ये वर्ष। तो नहीं मिटा रहा हूं मैं दोस्तों। अब देखो, अब ये है कि हमने एक आधार वर्ष लिया था। आपको उसी गेहूं वाले उदाहरण से समझाता हूं मैं। ये क्या है? खेत है। इस खेत के अंदर दोस्तों क्या हुआ? गेहूं उत्पादन हुआ था। गेहूं का उत्पादन, इस खेत के अंदर गेहूं का उत्पादन हुआ था। और इस गेहूं का उत्पादन कितना हुआ था? 200 क्विंटल हुआ था। कितना? 200 क्विंटल गेहूं हो गया। अब ये समझो 200 क्विंटल हो गया था ना, तो 2012 के अंदर है ना 200 क्विंटल गेहूं का भाव कितना था? सपोज करो अपने मान लेते 1500 रुपये था। 1500 रुपये हो गया। आधार वर्ष अपने 2012 लिए। 12 इसलिए लिए है कि एक स्थिर, मतलब एक स्थिर टाइम होता है। एक वर्तमान में महंगाई ज्यादा हो रहा है, कम ज्यादा हो रहे है ना, एक स्थिर है ना, उसके अकॉर्डिंग अपने आगे है ना, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कितनी पैदावार हो रही है, कितना उत्पादन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग माना है आधार वर्ष 2012। कई बार कम ज्यादा हो जाता है, कोरोना काल में ज्यादा कम हो गया था, ज्यादा हो गया, इसी प्रकार से। और देखो 2012 के अंदर है ना गेहूं का मूल्य था 1500 रुपये। कितना हुआ था? ये कहते हैं 200 क्विंटल। तो ये दोस्तों कितना हो गया? 3 लाख हो गया। 2012 के अंदर 3 लाख हो गया, उसी कहते हैं 200 क्विंटल। अब अपने बात करते हैं 2025 की। 2025 में वही गेहूं है 200 रुपए, वही है गेहूं। अब देखो स्थिर मूल्य भी बता रहा हूं मैं साथ साथ में। 200 रुपये गेहूं तो उतना ही है। अब क्या 1500 रुपये रेट रहेगा? अब मान लो 25 रुपये हो गया, महंगाई की वजह से ये बढ़ ही गया। 25 रुपये हो गया, तो ये कितने का हो गया दोस्तों? 5 लाख। अब देखो अपना उत्पादन है ना, ये क्या हो गया? स्थिर मूल्य हो गया। ये क्या? ये प्रचलित मूल्य हो गया। अब देखो उत्पादन तो 200 क्विंटल ही हो रहा है, पर इसके अंदर 3 लाख, इसके अंदर 5 लाख। ये किस वजह से आई? मतलब ये किस वजह से वृद्धि किसकी हुई? मूल्य की हुई, न्याय की गेहूं। गेहूं तो 200 ही है, ये वृद्धि किसकी हुई? गेहूं, ये मूल्य की हुई है। तो प्रचलित मूल्य हमेशा स्थिर मूल्य है ना उससे अधिक निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि महंगाई भी इसके अंदर शामिल है और बाजार का प्रभाव भी है इसके, और भी कारण है। तो आप इतना समझ लो कि 2012 के अंदर 200 क्विंटल गेहूं उतने ही, उतने 200 क्विंटल अब भी है 2025 के अंदर है। उसका अकॉर्डिंग भाव, आज के अकॉर्डिंग भाव से फर्क तो आएगा ही। तो ये क्या? स्थिर मूल्य हो गया। स्थिर मूल्य हो गया कि अपने उस टाइम के अकॉर्डिंग जोड़े ना, तो कितना प्रोडक्ट हुआ। आज मान लो 250 रुपये हो गया, 250 क्विंटल हो गया तो 1500 हो गया। यहाँ पर अगर जे 250 हो गया तो ये अलग हो गया, यहाँ पर 300 हो गया। तो इसके आधार वर्ष माना ना, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे अपने कितनी महंगाई बढ़ी, कितना कुछ हुआ था, इसके अकॉर्डिंग 2012 के अकॉर्डिंग। तो इसी प्रकार से ये क्या है? प्रचलित मूल्य है। ये वर्तमान का मूल्य होगा, 2026 में प्रचलित मूल्य हो जाएगा। और ये क्या है? स्थिर मूल्य है। अपन एक आधार मान लिया था कि बस 2011-12 है ना, इसके अकॉर्डिंग अपने हर चीज के आंकड़े है ना, इसके अकॉर्डिंग मापेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग चेक करेंगे कितना है। गेहूं तो उतना ही हो रहा है 200-200, पर ये मूल्य वृद्धि होगी ना, मूल्य वृद्धि होगी ना, इसी अकॉर्डिंग अपने होता है ना स्थिर मूल्य के अंदर, भारत के अंदर हुई थी। यही था, इतना लिख लो एक बार। फिर आगे प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य के अकॉर्डिंग इसके आंकड़े लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपने ये समझ लिया। अब अपने ना एक सारणी बनाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से सारणी बनाएंगे। पहले तो अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बनाएंगे, फिर भारतीय भी बनाएंगे, प्रचलित और स्थिर मूल्य पर। प्रचलित स्थिर मूल्य पर बना ली थी अपने, फिर अपने पूरी डिटेल के साथ बड़ी सारणी बनाएंगे दोस्तों। आपको समझ में आ गया? पूरी सारणी बनाएंगे। अब जीएसटी भी पता चल गया, जीडीपी पता चल गया ना, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। घरेलू एक बाउंड्री के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो अंतिम मूल्य होगा। तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, बना रहा हूँ दोस्तों जीएसडीपी।
GSDP, ये क्या है? राजस्थान। राजस्थान GSDP अपनी किसकी? राजस्थान की पड़ेंगे दोस्तों। राजस्थान के अंदर क्या है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसका आधार वर्ष बना लेते हैं। GSDP आ गया दोस्तों। इसके बाद अपने ये क्या है? 2022, और इसे 79 के संग पूछा गया 2023। ये क्या है? 2023 और 24, 25 सभी लगाए। तो इसके अकॉर्डिंग अपने दोस्तों यहां पर लिखो स्थिर मूल्य पर। अब आधार वर्ष लिखना पड़ेगा क्या? आधार वर्ष क्या है? 2011 और 12। स्थिर मूल्य पर कितना है? मूल्यों पर क्या है? GSDP स्थिर मूल्य पर कितना दोस्तों? अब मैंने आपको बताया था ना 78, 22, 87, कितना परसेंट वृद्धि हुई थी? 7.81। ये हो गया ना आधार मूल्य। किसके अकॉर्डिंग निकाला? कितना उत्पाद हुआ था राजस्थान के अंदर? तो ये कितना था? 7.82 लाख करोड़ है। इसको 7.82 लाख करोड़ लिख लो। 7.82 लाख करोड़, ये हो गया उत्पादन। ये तो इसके अकॉर्डिंग था। अब इसके अकॉर्डिंग देखो 2023-24 के अंदर 84, 15, 115, ये क्या 8.03% हुआ था। इसके मुकाबले ये ज्यादा ही है ना, ये 78 है, ये क्या 84 हो गया, ज्यादा ही है। तो ये परसेंट भी वृद्धि दर 8.3 हुई थी। तो ये कितना था? 8.45 लाख करोड़, ये इतना हो गया। ये क्या दोस्तों? स्थिर मूल्य पर था। अब अपने प्रचलित मूल्य पर देखो, आज वर्तमान के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, चेक करेंगे प्रचलित मूल्य पर कितना फर्क आया था। अब आप भी देख लेना। स्थिर मूल्य पर अपने पहले लिख लिया था। प्रचलित मूल्यों पर, प्रचलित मूल्यों पर कितना आएगा दोस्तों? 135, 78, 51। देखो कितना फर्क आ गया, कितना हो गया? यहां पे मैं लिख रहा हूं 13.57 लाख करोड़ है। ये कितना? 7.82 लाख करोड़, यहाँ पे 13.57 लाख करोड़ हो गया। तो वृद्धि दर कितनी हो गई? 13.63%। यहाँ पे लिख रहा हूं 13.63% वृद्धि होगी थी इसकी। तो इसके अब इसके अकॉर्डिंग ये कितना जाएगा दोस्तों? ये देखो 15, 28, 385, इसकी वृद्धि दर 12.56%। 12.56%, ये कितना हो गया? 15.28 लाख करोड़, 15.28 लाख। ये समझ में आ गया? देखो कितनी वृद्धि होगी ना इसके अंदर, 15% की आ गई। यहाँ पे 8.45 लाख करोड़, 8% की वृद्धि होगी। तो वृद्धि होगी। प्रचलित मूल्य हमेशा बड़ा ज्यादा है, क्यों? महंगाई की वजह से। तो वो थोड़ी स्थिर मूल्य थोड़ी रहेगा। 2011-12 कोल्डिंग आज वो गेम मिल रहा है। तो ये तो हो गया भारतीय। अगर देखते हैं भारत के कोल्डिंग, ये क्या? राजस्थान हो गया। राजस्थान, भारत, राजस्थान भारत के अकॉर्डिंग देखते हैं दोस्तों। भारत के अंदर मैं स्थिर लिख देता हूं। भारत के अंदर यहाँ पे स्थिर मूल्य देखते हैं। स्थिर मूल्य पे कितना होगा दोस्तों? इसका तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये एक स्टेट का है। यहाँ पर कितनी स्टेट आ रही है? 28 है। तो ये समझो 160, 71, 4, 29 कितनी थी? ये तो अपने लिखा था यहाँ पे 1,60,00,000, ये इतने होंगे। ये कितनी थी 2023-24 के अकॉर्डिंग? 1,73, 81, 722, ये क्या 8.2%। ये इतनी होगी 1,73,00,000, ये इतनी होगी दोस्तों। अब देखो अपने एक प्रचलित मूल्य पर देख लेते हैं। भारतीय प्रचलित मूल्य पर दोस्तों कितनी होगी? 26,94, 96, 96, 46,
तो 14.2% होगी भारतीय, 2 करोड़ 49 लाख, 2 करोड़ 69 लाख है ये। इसके बाद देखो 29, 53, 56, 67, ये क्या है? ये प्रचलित मूल्य की 2023-24 की है भारतीय। तो ये कितने परसेंट वृद्धि हुई? 8.9, सॉरी 8 पॉइंट नहीं, 9.6%, 9.6% वृद्धि हुई थी। कितनी हुई थी? 2 करोड़ 95 लाख हुई थी। तो दोस्तों ये एक ना जीएसडीपी है, ये भारतीय जीडीपी है। जीडीपी मतलब उस टाइम अपना कितना मूल्य था, कितना बड़ा था स्थिर मूल्य के अकॉर्डिंग, मतलब इतने उत्पादन हुआ था। जैसे गेहूं 200 था तो उसके अकॉर्डिंग अपने ये उत्पादन पता कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये इतनी वस्तु थी, कितना उत्पादन हुआ था। ये प्रचलित मूल्य वर्तमान का मूल्य, वर्तमान का देखो दो, इस टाइम इतना था तो इस टाइम ये था। ये चलो ये 8.45 लाख करोड़ था, ये 15.28 लाख करोड़ है। ये आंकड़े यहाँ से ऐसे पूछे जाते हैं। अगर वो प्रश्न आप उठा के देखो ना, उसके अंदर जीएसटी भी पूछी गई थी, कितनी 2023-24 की कितनी थी? 8.3%। कितना था? 8.45 लाख करोड़। कितने परसेंट वृद्धि हुई? इतनी हुई। या ये पूछ कितने लाख करोड़ था, तो ये भी ऑप्शन आ सकता है। दोस्तों इसी प्रकार हमने सकल राज्य घरेलू उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद को समझा था। सो फ्रेंड्स, दिस आई हाउ वी अंडरस्टैंड ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी प्रकार से समझा था। ये एक बार ये सारणी बना लिया, स्क्रीन छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये आपने समझ लिया होगा सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है। अब अपने एक टॉपिक और लेंगे, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, एनएसडीपी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है, ये मैं मिटा रहा हूं। अब आपको इसको भी बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा मैं। हेडिंग लगा लो, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। ये लिखो, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, इसको क्या बोलते हैं? एनएसडीपी। जिसको जीएसडीपी बोलते हैं, जीडीपी रहे, इसको एनएसडीपी, इसको इंग्लिश में लिख लो, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएसडीपी, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। ये होता क्या है दोस्तों? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अपने एक उदाहरण से समझते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से उदाहरण से समझाऊंगा मैं आपको, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। देखो अपने को ये फैक्ट्री लगी है, ये अपने कोई एक है, मैं एक बना रहा हूं मैं, ये झोंपड़ी है ठीक, पर ये फैक्ट्री मान लो इसको है। ऐसे अपने बहुत सारी फैक्ट्री लगाई है। इस फैक्ट्री के अंदर अपना 1 करोड़ रुपया ना दोस्तों, ये समझ लो 1 करोड़ रुपए लग गया था। या ये समझो 1 करोड़ का उत्पादन किया था, कोई वस्तु बनाई 1 करोड़ की इन फैक्ट्री से, इन फैक्ट्री से बना ली अपने 1 करोड़ की कोई वस्तु या उत्पादन, जो क्या है अपने बेच दिया, बेच दिया। तो इसके अंदर दोस्तों ये हो गया कि इस फैक्ट्री के लिए अपने ये फैक्ट्री भी बनाई, इसके साथ साथ अपने यहां पे ना गाड़ी भी ले ली। ये है ना कोई गाड़ी ले ली, ठीक है, ये मान लीजिए समझो ये पिकअप ले, कितने 2 गाड़ियां ले ली, पिकअप, पिकअप ले ली। और इसके अकॉर्डिंग 2 मशीनें भी ले ली, 2 क्या है मशीनें भी ले ली अपने, बहुत बड़ी, 2 मशीन 2 पिकअप ले ली। 1 करोड़ का उत्पादन किया इस फैक्ट्री से, ताकि ये है ना मजदूरियों को जो भी है ना ये लाने ले जाने के लिए पिकअप भी काम आ रही थी, मशीन भी काम आ रही थी, ये फैक्ट्री में भी काम आ रही थी। तो 1 करोड़ का उत्पादन हो गया दोस्तों। तो इसके बाद अपने ये समझो ये 2 साल में कभी तो क्षतिग्रस्त होगी ना, टूटेगी फूटेगी ना,
ये भी तो घसेगी। मान लो ये समझो, आपको उदाहरण से समझाता हूँ। ये पिकअप है ना, ये मशीन गाड़ी 10 लाख की लेके आए। ये पिकअप एक ही मानो, इसको अपने 20 लाख लेके आए। 2 साल बाद इस पर अपने 20 लाख रुपए लगाए। कितने हो गए? 20, 10, 20, 40, 50 लाख रुपए हो गए। 1 करोड़ उत्पादन किया। अब देखो 2 साल बाद क्या हुआ दोस्तों, ये थोड़े बहुत मरम्मत मांगने लगी थी ये इमारतें। 2 या 3 साल बाद ये अपने मशीन 10 लाख की ले, 10 लाख की बिकेगी क्या? कम तो होगी ना। कितने होगी? 8 लाख होगी। ये 20 की कितनी होगी? 16 लाख होगी। ये समझ लो। ये कितने दी? इस पर 2 लाख अपने खर्चा कर दिया, रंग रोगन ये करवाया, जो भी है ना, ये हो गया टूट फूट का। तो ये अपने 50 लाख रुपए थे ना, तो ये जोड़ो 8 और 16 कितने होगी? 24। 24 सर, इसके अंदर अपने 18 लाख और जोड़ दो, कितने हो गए? 42 लाख। तो ये हो गया 42 लाख। यहाँ पर क्या है? 42 लाख हो गए। तो ये 8 लाख तो कम ही हो गए। टूट फूट से ये क्या है? मूल्य का हर्ष होना, डिप्रिसिएशन होना, मूल्य खोज होना। तो इस चीज को भरपाई के लिए ये क्या है? एक शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। ये समझो, शुद्ध रूप तो ये निकला था इसका। मूल्य में गिरावट या होश मतलब क्षतिग्रस्त उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग आने वाली भवन, बिल्कुल भवन, मशीन, औजार में गिरावट दर्ज की जाती है, उस मूल्य को मूल्यह्रास कहा जाता है, डिप्रेसिएशन कहा जाता है। तो देखो, स्थिर और प्रचित मूल्य से शुद्ध उत्पाद कम ही होगा, चाहे कितने कर लो, 2012 से देख लो, तो जो भी देख लो, कम ही होगा ये। जीएसटीपी क्या बताई दिया, सकरा जी घरेलू उत्पाद। अब अपने ये देखो कि कितना मूल्य हर्ष हुआ था उस टाइम से 2023-24 के अकॉर्डिंग प्रचलित और स्थिर मूल्य से। जैसे 18.45 लाख करोड़ निकाला था ना, 15.28 लाख करोड़ था 2024 के अंदर, 2023-24 के अंदर प्रचलित मूल्य। और स्थिर मूल्य था 8.45 लाख करोड़, स्थिर मूल्य था 2023-24 का। इसके बाद इस मूल्य का हर्ष कितना हुआ था, कितने उत्पाद के अंदर ये डिप्रिसिएशन हुआ था। डिप्रिसिएशन करने के लिए दोस्तों ये है ना, ये आप समझ गए ना, इसको मरम्मत करने के लिए ये जो भी है ना क्षतिग्रस्त, ये भी तो पूरा करने पड़ेगा। उत्पादन तो कर लिया, फिर बेच भी दिया, फिर फैक्ट्री का जो टूट फूट होगा उसकी तो भरपाई करनी होगी। उस सुधार को एनएसडीपी कहते हैं, ये समझ लो। तो इसके बारे में आप लिख भी लो, या आप थ्योरी बना के लिख लेना। अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कि मूल्य में गिरावट या हर्ष होना उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग आने वाली भवन, मशीन, औजार में गिरावट दर्ज की जाती है, उसको मूल्य ह्रास कहा जाता है, डिप्रिसिएशन कहा जाता है। तो ये स्थिर और प्रचित मूल्य में शुद्ध उत्पादन कम नहीं होगा, इतना लिख लेना। इसके बाद में ये लिख रहा हूं, स्थिर मूल्य में कितना था, स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य, इतना तो पता है ना दोस्तों, 8.45 लाख करोड़ था। ये कितना था अभी बताया था ना, 15.28 लाख करोड़। तो मूल्य ह्रास कितना हुआ था इसका, कितना हुआ था? जैसे कंपनी ने 1 करोड़ कमाया था तो उसका घाटा भी हुआ था ना, जैसे 50 लाख की थे तो 42 लाख हो गया था, इसी वजह से ये इतने लाख थे, तो कितना हुआ था ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एनएसडीपी, एनएसडीपी ये क्या है? जीएसडीपी। एनएसडीपी दोस्तों कितनी हुई थी बताओ मुझे? 7.40 लाख करोड़। ये कितनी हुई थी दोस्तों? 13.69 लाख करोड़। जो मैंने ऑप्शन दिए ना शुरू से क्वेश्चन, वही क्वेश्चन चल रहा है। पर दोस्तों ये मूल्य हर्ष हुआ था 7.40 लाख और 13.69 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ से ये इतनी हानि हुई थी, ये समझ, ये शुद्ध रेट निकला था। आगे दोस्तों समझ में एनएसडीपी। अब अपने एक शानदार क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नहीं आपको एक आगे थ्योरी मैं मिटा रहा हूँ, ये बहुत ही शानदार तरीके से माइक चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ हो जाएगी। अब दोस्तों मैं ये लिख रहा हूँ, हेडिंग लगा लो, हेडिंग मत लगाओ, ये लिखो स्थिर, स्थिर और
प्रचलित, प्रचलित मतलब वर्तमान मूल्य, प्रचलित कीमत, स्थिर मतलब 2011-12 स्थिर मूल्य अलग अलग था आधार वर्ष भी मैं लिखवा दूंगा मैं। कीमत पर सकल राज्य मूल्य पर योगदान, अगर इसको क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन बना के लिख सकते हो, योगदान कितना कितना है, कृषि का योगदान कितना था, उद्योग का कितना था, सेवा का कितना था, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो अपने इस ये लाइन लिख के लो आप। इसके बाद अपने ये लिखो दोस्तों, यहाँ पर आधार वर्ष कितना है, आधार वर्ष उसके अकॉर्डिंग मापन किया था। आधार वर्ष कितना है 2011 और 12। अब ये लिखो इसके अंदर, इसके अंदर अपने 100 रुपये है ना, 100 रुपए की जीडीपी बात करेंगे। 100 रुपये मान लिया था आपने, 100 रुपये में कृषि कितना हुआ था, उद्योग कितना हुआ, सेवा कितना हुआ था, उसके अकॉर्डिंग 100% ये समझ लो। जीडीपी मतलब भारतीय समझ लो, जीएसटी भी समझ लो। तो दोस्तों मैं ये मिटा रहा हूं, एक सारणी बनाएंगे टेबल, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। मतलब 2022-23 के अंदर 22-23 के अंदर स्थिर मूल्य पर कृषि का कितना था, प्रचलित का कितना था, और 23-24 के अंदर स्थिर का कितना था, प्रचलित का कितना था, उद्योग का कितना था, सेवा का कितना था। ये अपने पूरी डिटेल से एक सारणी से पढ़ लेंगे। इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछली बार आरएस के अंदर पूछा भी गया था। तो ये मिटा रहा हूं। अब दोस्तों एक सारणी बना लेते हैं, यहाँ पे लिख लो क्षेत्र का नाम। समझ में आ रहा है ना, क्षेत्र का नाम, किस क्षेत्र की अपने बात करेंगे उस क्षेत्र का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर सन लिख लेते हैं दोस्तों, 2022 और 23, जैसे जीएसटी पे जीडीपी लिखा है उसी को यहाँ पे लिख लेंगे 2023 और 24, 2023 और 24। जैसे आंकड़े इसको तो याद करना पड़ेगा, बार बार देखते रहना, ऑप्शन तो आएंगे, कम से कम याद तो आ जाएगा। अगर पॉइंट में नहीं याद हो तो कम से कम जैसे 27.44 था स्थिर मूल्य कृषि का, तो 27 लगभग याद कर लो। इतने क्लोज में नहीं पूछे जाएंगे कि 27.42, 27.41, 28.44 हो सकता है, 28, हाँ 28 उद्योग का याद रहेगा ना स्थिर मूल्य में, 2022-23 का 28.38 है उसका। तो दोस्तों इसी प्रकार से थोड़ा बहुत ये इतना ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने लिखते हैं, टेबल बना देते हैं यहाँ पर 1 नंबर लिखते हैं कृषि, कृषि पे कितना योगदान दिया था कृषि ने। 2 नंबर उद्योग, 3 नंबर लिखते हैं सेवा, सेवा क्षेत्र को। अब अपने दोस्तों इस पे यहाँ पे ये सारणी और बना लो, स्थिर मूल्य बनाना, ये अलग अलग बना लो। यहाँ पर लिखो स्थिर, यहाँ पर क्या लिखो प्रचलित, यहाँ पर क्या है स्थिर प्रचलित, मतलब उस टाइम के अकॉर्डिंग, वर्तमान के अकॉर्डिंग। वर्तमान कौन 22-23, स्थिर यहाँ पर क्या प्रचलित। अब अपने बात करेंगे, ये सेम ही है, यहाँ पर लिखोगे ना वो सेम स्थिर का ही होगा, ये समझो। अब दोस्तों अपने बात करेंगे स्थिर मूल्य 2022-23 के अंदर कृषि का कितना था। अगर अपने 100% माने तो 100% माने ना, कृषि का योगदान था 27.44% था। यहाँ अगर बिल्कुल ध्यान रख लेना, याद रख लेना, सीधा इतना पूछेगा 27.44 किसका था, कौन से ईयर का था, किस क्षेत्र का था, ये 27.44 था इसका। तो ये इसके अकॉर्डिंग देखे ना, तो 2023 तो इसके अंदर कितना था 26.21, 26.21 है ना। अगर इसके अकॉर्डिंग ये करंट पूछा जाएगा ज्यादातर 22-23 का, तो इसको अपने 26 याद कर सकते हैं। इसको याद नहीं होता ना पॉइंट में, 26 याद कर, 26.21 कम हुआ कि ज्यादा हुआ, कम नहीं हुआ है। प्रचलित मूल्य पर कितना था दोस्तों 27.26, दोनों 27 निकला था। इसके अंदर कितना है 26.72, क्योंकि 26% है, इनके 26 निकले, इनके 27 है। एक पॉइंट ये भी याद करने, अगर पॉइंट में याद हो तो बहुत अच्छी बात है,
नहीं हो तो इतना क्लोज डाटा नहीं पूछा जाएगा। ये क्या होगा, कृषि के अंदर बता दिया गया। इसके बाद दोस्तों अपने उद्योग के अंदर इसका इतना योगदान था कृषि का कि 100% 27.44 स्थिर मूल्य का था, प्रचलित मूल्य का 27.26। ये 2022 के थे, ये 2023-24, ये 22-23 की। अब अपने उद्योग की बात करते हैं। उद्योग का कितना था दोस्तों, 28.38। ये परसेंट है, ठीक है, लिख नहीं रहा है, ये परसेंट पे बात करें अपने। 28.38 था तब स्थिर मूल्य उद्योग का 2022-23 के अंदर। प्रचलित मूल्य कितना था, 27.42। 27.42 ये कितना था दोस्तों, ये 27.42 ये कितना था, 29.84% था। कितना, 29.84%। इसको आप 29 याद, 30 याद कर सकते हो। और दोस्तों इसको प्रचलित मूल्य कितना था, 28.21%। इसको आप 28 याद कर सकते हैं। ये तो हो गया उद्योग और कृषि का। अब अपने सेवा क्षेत्र में चलते हैं। सेवा क्षेत्र में कितना योगदान था दोस्तों, सेवा क्षेत्र में था 44.18। तो प्रचलित का कितना था, 45.32। तो इसके अंदर स्थिर का कितना था, 43.95। तो इसका कितना था, 45.08। इसको आप 45 याद कर सकते हो, इसको आप 44 याद कर सकते हो। ये था इनका योगदान। सीधा एग्जैक्ट ये डाटा पूछे जाएंगे कि 2022 और 23 के अंदर प्रचलित मूल्य उद्योग का कितना था। 2022-23 में उद्योग का कितना, 28.21 था दोस्तों। अगर यही सेवा क्षेत्र में पूछ लेना, ये सेवा क्षेत्र में 45.07 था। ये इसी अकॉर्डिंग ये सामने बनी है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सही लिख लो। एक और, हाँ दोस्तों, एक प्रति व्यक्ति आय, इसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया था। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, प्रति व्यक्ति आय, इसके बारे में आप लिख लो। इस आंकड़ों को मैं किस तरह समझाऊं, बस मैंने आपको ये ट्रिक बता दी, बस इसे नजदीक आप ये याद कर सकते हो, वो नाम जिस तरीके से आपको लगे ना अच्छा इस तरीके से। अब देखो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है दोस्तों, पहले ये लिखो, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, एक साल के अंदर जितना औसत अपने इसका आधार वर्ष मान लेना, उसके अकॉर्डिंग कितना रुपए एक आदमी कमाता है, उसको प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। इसका आधार वर्ष अपने क्या माना था दोस्तों, 2022 और 23 माना था। जैसे 11-12 मान लेते हैं, पर 2022-23 के अकॉर्डिंग अपन देखें प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है। पहले ये देखो, जैसे प्रति व्यक्ति आय है ना दोस्तों, इसको अपने क्या करते हैं, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज्य एनएसडीपी अपने मैंने बताया था ना, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अंदर किसका भाग दे दें, मध्य वर्ष में राज्य की कुल जनसंख्या, मध्य वर्ष के राज्य की कुल जनसंख्या का भाग दे तो एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति जनसंख्या को प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। शुद्ध होगा उसके अकॉर्डिंग, शुद्ध एनएसडीपी निकले, एनएसडीपी के अकॉर्डिंग अपने ये प्रति व्यक्ति आय निकाल देते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय की एक छोटी सारणी बना लो, सारणी अपने यहाँ पे लिख लो, प्रति व्यक्ति आय ये लिख लिया। तो 2022 और 23 के अंदर कितना था दोस्तों, 2022 और 23 यहाँ पर क्या है, 2023 और 24 प्रति व्यक्ति आय लिखो इनकी अपने इसके अकॉर्डिंग। अब देखो स्थिर मूल्य पर आधार वर्ष वही था, स्थिर मूल्य पर कितना था, 84,900, यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्थिर मूल्य पर कितना था, 84,935। और प्रचलित मूल्य पर, प्रचलित मूल्य पता चल गया, वर्तमान क्या 2022 और 23, इस पर कितना था दोस्तों, 150,653 ये था। तो इनका स्थिर मूल्य पर कितना था, 2022 स्थिर मूल्य पर कितना था दोस्तों, स्थिर मूल्य पर था 90,831। और प्रचलित पर दोस्तों कितना था, 167,964। ये कितना परसेंट था, 6.94%। 6.94% वृद्धि हुई है
इसकी प्रति व्यक्ति आएगी। ये आप बना लो या लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों आप। ठीक है दोस्तों, अब आपने ये लिख लिया। अब मैं बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन लेके हूँ, उसके अकॉर्डिंग अपने सूचकांक पढ़ेंगे। मूल्यों के सूचकांक कौन कौन से थे, तो ये मैं मिटा रहा हूँ। अगर किसी को राइटिंग समझ नहीं आ रही है ना थोड़ा, तो मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ में, तो लिख लेना वीडियो पॉज करके बाद में खुद लिखो। तो एक क्वेश्चन लिखो आप दोस्तों, एक क्वेश्चन ये लिखो, राजस्थान में या राजस्थान के थोक मूल्य प्राइस, थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। अब मुझे ये आधार वर्ष बता देना, इस थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष है 2011, 12, 2 नंबर लिखो 2018, 2020, 3 नंबर लिखो 1999 से 2000, 4 नंबर लिखो 1986 से 1987। इसमें आधार वर्ष बताओ। आधार वर्ष आपको समझ में आ गया, एक स्थिर एक अनुपात माना गया था, एक वर्ष माना गया था, उसके अकॉर्डिंग अपने आगे उसके अकॉर्डिंग एक स्थिर मूल्य बात करेंगे, एक प्रचलित मूल्य की बात करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या माना गया था दोस्तों, ये मुझे बताओ। इसका क्या होगा आंसर, 2011, 12 होगा, 18, 20 होगा, 1999, 2000 होगा, या 1986 से 1987 होगा। तो इसका दोस्तों मैं ये एक बार मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये लिखो, ये किसका था, औद्योगिक उत्पादन का। ठीक है दोस्तों, ये किसका था, औद्योगिक उत्पादन का। ये किसका था, मात्र मृत्यु अनुपात, मात्र मृत्यु अनुपात दोस्तों। इसके आगे एक लाइन और लिख लो, इसके आगे ये लाइन लिख लो, 1 लाख जीवित जन्म दर पर मात्र मृत्यु दर की गणना की जाती है। 1 लाख पर जितने जीवित, मतलब जीवित मृत्यु दर किस पर आधार पर की जाती है, 1 लाख जीवित जन्म दर पर, ये एक आधार वर्ष इनको ये माना गया था। तो 1999 और 2000 ये किसका था आधार वर्ष दोस्तों, ये किसका था, ये किसका था, ये था थोक मूल्य, जिससे अपने बात कर रहे थे ना, थोक मूल्य सूचकांक। तो ये दोस्तों किसका था, ये था कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसका एक दोस्तों ये और लिख दो, स्थिर कीमत का भी था ना, स्थिर, हमने अभी बात की थी ना, ये इस तरह से इनका आधार वर्ष था, ये आप लिख लो। ठीक है, तो ये थोक मूल्य सूचकांक, ये आधार वर्ष, इनके अलग अलग लिख लिए थे। फ्रेंड्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन रिलेटेड टू एनर्जी। अपने एक एनर्जी के अकॉर्डिंग एक पर्सन वो कर लेते हैं, आर्थिक समीक्षा 2023, तो इसके अकॉर्डिंग ये मिटा रहा हूँ। एक पर्सन और लिखूंगा मैं दोस्तों, एक पर्सन ये लिखो, कैसे लिख रहा हूं मैं, आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान की ऊर्जा अधिष्ठापित क्षमता बताओ, यह क्षमता है ये देखो कितनी थी दोस्तों। तो मैं एक नंबर यहाँ पे पॉइंट लिखता हूँ, 21,900
79, 2 नंबर लिखता हूँ 23,452, 3 नंबर लिख रहा हूँ 23,509, 4 नंबर लिख रहा हूँ 24,784 मेगावाट लगा लो। कितनी थी दोस्त? 2023 और 24 की होल्डिंग कितनी थी मेगावाट? आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार राजस्थान की ऊर्जा अधिपत्य क्षमता कितनी थी? 21,979, 23,452, 23,509, 24,784। इसमें कितनी थी दोस्तों? इनकी चलो मैं ये बता देता हूँ। ये है ना, ये मेगावाट, ये 2020 और 21 की है। ये कब की है? 2021 और 22 की है। ये कब है? 2022 और 23 की है। अपनी क्या है? 23 और 24 की है। तो यही है ऑप्शन फिर 2023 और 24 हो गया। अब अपन इसके अकॉर्डिंग तो पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मैं मिटा ही देता हूँ एक बार। ये एक बार मिटा देता हूँ मैं। यहाँ पर ये ऑप्शन लिख लेता हूँ मैं। कौन सी थी, कितनी थी पहले ये बताओ, हम भी बताएगा। 24,784 मेगावाट ये थी। अब इसके अकॉर्डिंग दोस्तों अपने ये देखेंगे कि ये है ना, इसके दो भाग बना लेते हैं। एक भाग यहाँ पे बना लेते हैं। ये क्या क्या थी? परंपरागत परंपरागत ऊर्जा संसाधन, परंपरागत ऊर्जा संसाधन था। इसके अकॉर्डिंग ये दूसरी कौन सी थी आपको पता है? ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन, ये गैर थी, ये परंपरागत। अब इसके अंदर क्या थी? तापीय ऊर्जा सबसे ज्यादा, इसके बाद जल विद्युत, फिर आणविक। यहाँ पे देखो तापीय ऊर्जा, उसके बाद क्या थी? जल विद्युत, उसके बाद क्या थी? आणविक ऊर्जा। दोस्तों तापीय ऊर्जा के अंदर सबसे ज्यादा क्या था? कोयला पर आधारित लिग्नाइट एक कोयला था सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे ये लिख लो, लिग्नाइट आधारित कोयला, ये कोयला था इसके अंदर। अब अपन इसके अंदर चलते हैं। एक नंबर क्या था? पवन ऊर्जा, गियर के अंदर पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के बाद क्या थी? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बाद क्या थी? बायोमास। एक बार लिखो कितना। ठीक है दोस्तों, आपने ये लिख लिया। अब अपने एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन, जो भी मैं इंपोर्टेंस करवा रहा हूँ, ऊर्जा का हो गया। अपने अब उद्योग क्षेत्र में चलते हैं। उद्योग क्षेत्र का ये प्रश्न पूछा भी गया था, मैं मिटा रहा हूँ। इन आंकड़ों को इसी तरह से याद कर लेंगे तो इंपॉर्टेंट होंगे ना। तो अपनी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन और लिख लो। निम्नलिखित में से उद्योग क्षेत्र में शामिल नहीं। उद्योग क्षेत्र में बताया ना, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया। तो उद्योग क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों मैं लिख रहा हूँ एक नंबर, विनिर्माण। 2 नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, गैस एवं जलापूर्ति। 3 नंबर दोस्तों लिख रहा हूँ, होटल एवं रेस्टोरेंट। और 4 नंबर यहाँ पे लिख दो दोस्तों, विद्युत। निम्नलिखित में से उद्योग क्षेत्र
उद्योग क्षेत्र में शामिल नहीं है, विनिर्माण नहीं है, गैस जल आपूर्ति नहीं है, होटल व रेस्टोरेंट नहीं है या विद्युत नहीं है, इसमें से कौन नहीं है, कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो इससे ये क्वेश्चन अब एक बार यही है, तो एक बार मैं लिखा रहा हूँ प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन से आते हैं, प्राइमरी क्षेत्र के अंदर है, यहाँ पे लिखो प्राथमिक क्षेत्र, अपने आप पढ़ लोगे आप। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन कौन से आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर दोस्तों एक नंबर आता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक नंबर क्या आएगा? कृषि क्षेत्र है ये चीज, कृषि क्षेत्र। प्राथमिक के अंदर कृषि क्षेत्र है, ये कृषि के अंदर क्या आएगा? इसके अंदर लिखते हैं अपने, पहले आएगा फसल, 2 नंबर लिखो पशुपालन, 3 नंबर लिखो वानिकी, 4 नंबर लिखो मत्स्य। अब ये इनमें से है क्या? नहीं है ना, उद्योग क्षेत्र में बदले थे। उद्योग क्षेत्र किसके अंदर आता है? द्वितीय क्षेत्र के अंदर आता है उद्योग क्षेत्र। तो यहाँ पे प्राथमिक हो गया, यहाँ पे लिखो दोस्तों द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र के अंदर कौन सा आएगा? ये देखो, अब इस तरह तो मैंने बता दिया उद्योग क्षेत्र है। उद्योग क्षेत्र के अंदर कौन सा आएगा? जैसे कृषि आया था ना, ऐसे उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र के अंदर कौन सा आएगा दोस्तों? उद्योग क्षेत्र के अंदर कौन सा आएगा? खनन आएगा, खनन, निर्माण, गैस एवं जलापूर्ति, विद्युत। अब आप समझ गए इसके अनुसार निर्माण संबंधी, निर्माण संबंधी। अब आप समझ गए, विनिर्माण आ गया, गैस जल आपूर्ति आ गया, और कौन सा? विद्युत आ गया। तो एक यही हो गया ना। ये अब किसके अंदर? इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर नहीं है, तो फिर क्या? तृतीय क्षेत्र भी है एक, उसके अंदर क्या? सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पर मैं तृतीय क्षेत्र लिख लेता हूँ, ये मिटा रहा हूँ एक बार यहाँ पे, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र के अंदर दोस्तों क्या आएगा? ये देखो, तृतीय क्षेत्र के अंदर आएगा दोस्तों ये सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के अंदर दोस्तों क्या क्या चीज आएगी? वह है परिवहन, इसके अंदर आता है सेवा क्षेत्र के अंदर, संचार आता है, उसके बाद आता है धारण, भंडारण आता है, व्यापार आता है, इसके बाद आता है लोक प्रशासन, फिर आता है होटल वाला, होटल एवं रेस्टोरेंट आता है। इसके बाद आता है पेशेवर, पेशेवर सेवा भी आती है। पेशेवर सेवा कौन सी होती है दोस्तों? पेशेवर सेवा होती है बैंकिंग की, ये समझो, बैंकिंग की। अब 1% होल्डिंग अपने कितना क्षेत्र कर लिया? अब ये पूछा भी गया जल से, तो अपने कल में ये पूछना विद्युत क्षेत्र है, प्राथमिक है, द्वितीय के अंदर है, किसके अंदर है? कृषि के अंदर है, उद्योग क्षेत्र, सेवा। अब दोस्तों इसके अकॉर्डिंग अपने एक चीज और बोली, अब मैंने बताया था कृषि का योगदान कितना था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, सेवा का कितना था, याद है? तो ये बता दो 2023-24 होल्डिंग कितना था? तो मैं ये लिख रहा हूँ, भूल गए होंगे। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कितना था दोस्तों? 21 पॉइंट था, 26 पॉइंट, 26.21 था, और 26.72 क्या था? प्रचित मूल्य पर था। साथ साथ में याद भी रखा करो ये। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्थिर मूल्य, एस लगा रहा हूँ, एस से क्या स्थिर मूल्य होगा? 26.21% था, पी से प्रचलित ये समझ लो 26.72% इसका था। तो द्वितीय के अंदर मतलब उद्योग का कितना था? उद्योग बताया था ना, एस से कितना था दोस्तों? 29.84%, पी से कितना था? 28.21%। और तृतीय क्षेत्र के अंदर ये बताओ, तृतीय क्षेत्र कितना था? 43.95 था, और 45 एस से कितना था? एस से 43.95%, और पी से प्रचलित कितना था?
45.07। साथ साथ में याद भी रखो ना, किसी क्षेत्र में मैंने बताया था ना, ये 2023-24 के थे, जिसने कितना कितना योगदान था हमने बताया था ना, अभी पिछला क्वेश्चन था। तो एक बार इतना लिखो। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं, वो भी पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा। ये क्वेश्चन आपने समझ लिया उद्योग का, उससे पहले एनर्जी का। तो अब अपने क्या है, एक क्षेत्रफल है ना अपनी भूमि का, उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन करेंगे, उससे आप ना पूरी तरह समझाओगे, उसमें क्वेश्चन पूछा भी गया है। मैं मिटा रहा हूँ। आज ये क्लास थोड़ी लंबी चलने वाली है दोस्तों, क्योंकि RS एग्जाम से इसमें क्वेश्चन भी आएंगे, आप इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं अपने। तो अब आपने क्वेश्चन बनाई लो, वर्ष या सन लिखो 2022-23 के दौरान शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितने प्रतिशत था। प्रश्न ये ऑप्शन को 100% से माना है अपने, अपने किससे 100% पे माना है, 100% में 100% अकॉर्डिंग अपने मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ए नंबर लिखो 53.74%, बी नंबर लिखो 10.39%, सी नंबर लिखो 6.89% और डी नंबर लिखो 8.09%। इसमें से 2023 के दौरान शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितने प्रतिशत था। 53 था, 10 था, 6 था, 8 था। तो 8.9 क्या था, 8.9 दोस्तों क्या था, वानिकी था। वानिकी मतलब वनों के अंतर्गत, वनों के अंतर्गत। तो 6.89 ये क्या था, ये उत्तर भूमि थी। उत्तर और कृषि अयोग्य, योग्य मतलब अयोग्य भूमि, ये थी 6.9%, ऐसी इतनी भूमि थी। ये 10.39 ये क्या था, ये दोस्तों तो बंजर भूमि थी, बंजर भूमि। तो किस्म तो ये रह गया ना, ये क्या है, शुद्ध बोया गया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ये प्रश्न पूछा जाएगा 6.89 क्या था, उत्तर योग्य भूमि कितने प्रतिशत थी, ये ऑप्शन दे देंगे। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये याद होना चाहिए। ये अब ये बताओ 53.89 ये कितने लाख है हेक्टर था, कितने लाख हेक्टर। तो ये दोस्तों लिखो 184.23 लाख हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में कितने होते हैं, 4 बीघा मान लो, 4 बीघा मतलब 3.95 होते हैं। ये समझ लो, अलग अलग है, राजस्थान का अलग हेक्टर है, उत्तर प्रदेश का अलग होगा, कम ज्यादा होते हैं। तो ये मान लो 3.4 बीघा, तो ये कितना शुद्ध बोया गया क्षेत्र 184.23 लाख हेक्टर था। बंजर भूमि कितनी थी, अगर इसके आंकड़े ये लिखते हैं तो बंजर भूमि दोस्तों कितनी थी, 35.61 लाख हेक्टर। उत्तर और कृषि अयोग्य भूमि कितनी थी दोस्तों, ये भी लिख लो, उत्तर और अयोग्य भूमि 23.62 थी लाख हेक्टर। वानिकी वाली ये कितनी थी, ये थी 27.73 लाख। ये लिखो। उसके बाद अपने थोड़ा बहुत लिखेंगे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना था, इसके अकॉर्डिंग। इसके बाद 4 ऑप्शन और लिखेंगे। 4 ऑप्शन क्या, 4 इसी परसेंट, ये 100% नहीं हो रही। ये देख लो 10 16 और 8 कितने हो गए, 24 53 ये 75% हो रही है। इसके बाद 25% फिर भी दे रहा है मीटर, 25% आगे और लिखेंगे कौन सा, उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये मिटा रहा हूं मैं, समझ में हेक्टर, करोड़, लाख हेक्टर, कितना हेक्टर कितने परसेंट की ये भूमि बताओ। तो अपने इसके अकॉर्डिंग ये लिखेंगे 4.38। 4.38 क्या थी दोस्तों, 4.38 थी सालू
पड़त भूमि ये कितनी थी? 15.0 लाख हेक्टर थी। तो एक नंबर हो गया ये। इसके बाद लिखो 5.68 प्रतिशत में बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। 5.68 हो गया, फिर 5.92% लिख लो, फिर लिख लो 0.09%, इसके बाद लिख लो 4.82%, काउंट कर लेना परसेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये किसकी थी? 5.68। अन्य अन्य चालू पड़त भूमि, ये चालू पड़त भूमि थी, अन्य चालू पड़त भूमि थी, ये कितनी थी? 19.46 लाख थी। 5.92 ये क्या थी दोस्तों? 5.92 कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि, ये कितनी थी? 20.28 थी। 20.28 थी। 0.09 सबसे कम ये किसकी थी? वृक्षों के झुंड तथा या बाग थे। ये लिख लो इसको, ये लिखो वृक्षों के झुंड थे ना, ये झुंड तथा बाग, ये कितनी थी? 0.32 लाख हेक्टर। 4.82 ये की थी स्थायी चारागाह। ये क्या था? स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि, इसी प्रकार से सीखी है। एक बार ये इतना लिख लो। उसके बाद कुल कृषि उत्पादन किस प्रकार से हुआ था, कितना अनाज हुआ था, किस तरह से, ये अपन लिखेंगे। लिख लो इतना, मैं मिटा रहा हूं मैं ये। अब आपको बहुत शानदार एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लिख सकता हूं। कुल कृषि उत्पादन, यहाँ पे लिख रहा हूं कुल कृषि बात ले, तो ये कर रहा हूं कुल कृषि उत्पादन। दोस्तों आंकड़ों को मैं किस तरह याद करूं? बस ये तो फिक्स है, 5.68% है। तो क्या अन्य चालू पड़त भूमि है 4.38 है, ये क्या है? चालू पड़त भूमि है। ये इतना कर सकते, अन्य है तो 5.8 ये ज्यादा हो गया, 4.38 है ना, 3.8 है, ये चालू कम है, मतलब इसके अंदर अन्य की जरूरत ये ज्यादा होगी 1%। इसी अकॉर्डिंग अपन समझ सकते हैं। तो कुल कृषि उत्पादन कितना हुआ था राजस्थान का? तो बाकी तो इसके अपने दो पार्ट में बांट देते हैं। देखो, रवि की फसल हुई थी, यहाँ पे क्या है? खरीफ। रवि के अंदर दोस्तों 8.37% की वृद्धि हुई थी, प्लस बांध दिया ना, वृद्धि हुई थी। तो खरीफ के अंदर कितनी हुई थी? -18.04% की क्या है? कमी हुई थी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कृषि उत्पादन ना 2022 और 23 के अकॉर्डिंग खरीफ के अंदर कितने परसेंट कमी हुई थी, वृद्धि हुई थी, या जो भी पूछे ये आंकड़ा इतना याद रखना। खरीफ के अंदर है ना, ये समझ लो रवि छोटा नाम है तो छोटे, मतलब ये प्लस में हो गया, ये माइनस ये बड़ा नाम है, इस अकॉर्डिंग आप किसी उदाहरण पर आंकड़े याद कर लेना, तो सीधा इफेक्ट पूछा जाएगा। उसके बाद ये लिखो कितना उत्पादन हुआ था दोस्तों। उत्पादन लिखते हैं यहाँ पर उत्पादन हुआ था, ये बात करें 2022 और 23 और 24 की बात करें, 23 और 24 के अंदर दोस्तों उत्पादन हुआ था 245 उत्पादन था। ये क्या था? -3.08, इतना कम हुआ उत्पादन, कम हुआ था। तो इससे मतलब ये है कि यहाँ पर 22-23 के अंदर उत्पादन ज्यादा हुआ होगा, ज्यादा ही हुआ होगा। या अगर -3.08 है तो कितना हुआ था उस टाइम? तो ये एक बार लिखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ 22-23 के अंदर कितना हुआ था? 252.80 था। समझ में आ गया? 245 -3.08 इतनी कमी हुई थी। अब 245 में से किस अनाज का कितना हुआ था, दलहन का कितना हुआ था? अब ये देखो, यहाँ पे लिखो अनाज, यहाँ पे अनाज का कितना हुआ था दोस्तों? अनाज का उत्पादन हुआ था 208
200 मिलियन टन का जो भी है ना, ये 200 किसका हुआ था? अनाज का हुआ था दोस्तों। अनाज कितना? 208 हुआ था। तो उसके बाद क्या था? दलहन। दलहन कितना था दोस्तों? ये लिख रहा हूं, 2 नंबर लिखो। दलहन का उत्पादन कितना हुआ था? दलहन का उत्पादन हुआ था दोस्तों 36.40, अगर इसीलिए तो 36.40 हुआ। उसके बाद देखो कपास। कपास का उत्पादन कितना हुआ था दोस्तों? कपास हुआ था 26.21, सॉरी 26.21 हुआ था। उसके बाद दोस्तों ये देखो गन्ने का। गन्ने का उत्पादन कितना हुआ था? गन्ने का हुआ था 3.28, ये मिलियन टन लाख है, इतना है, ऐसे कुछ है। उसके बाद ये लिखो तिलहन। दोस्तों तिलहन का उत्पादन कितना हुआ था? 101.14। तिलहन 1 नंबर है, मतलब 101 हो गया। जैसे 245 हुआ, अपने इसकी कमी दर या वृद्धि दर जो भी इसकी दर्ज मौजूद की थी कितनी थी? -3.08। किसके मुकाबले? 2022-23 के मुकाबले, क्योंकि वहां पे 252 हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग ये चेक करते हैं ये कमी हुई थी कि वृद्धि हुई थी। इसमें आप ये समझो कि अनाज, गन्ने को छोड़ के बाकी सब में कमी हुई थी। वो कमी कितने कितने परसेंट हुई थी वो अपने लिखते हैं। वो कमी दोस्तों, अनाज 208 था ना, तो अनाज में हुई थी, ये अनाज पर हुई थी -3.59। ये इतनी कमी हुई थी, माइनस आ गया तो ये कमी दर्ज हो रही है। दलहन पर दोस्तों, दलहन पर हुई थी -0.5% कमी हुई थी। कपास पर भी हुई थी दोस्तों, कपास पर -5.58% हुई थी। तो तिलहन पर लिख लेते हैं, तिलहन पर कितनी हुई थी? -2.10%। तो गन्ने पे वृद्धि दर दर्ज की थी, कितनी गई थी? इस पर गई थी +4.13%, 13, इतने परसेंट की वृद्धि हुई थी। बस इतना तक याद कर सकते हैं अपने कि गन्ने एक में पॉजिटिव था, बाकी सब नेगेटिव थे, कम हो गए थे। अगर इतने ये परसेंट याद कर सकते, वो ही बढ़िया बात है दोस्तों। तो एक बार इतना लिखो, ठीक है दोस्तों, आपने ये लिख लिया। ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया किसकी वृद्धि हुई थी, किसकी कमी हुई थी। ज्यादातर ये कमी हुई थी, ये फिर रबी फसल में वृद्धि हुई थी, गन्ने के अंदर हुई थी बस, और बाकी में सब गिरावट दर्ज की गई थी 2022-23 के अकॉर्डिंग। तो अब अपने एक क्वेश्चन और लेके आते हैं। एक क्वेश्चन अपने पशु की गणना के आधार पर करते हैं, उसके अपने जितने फैक्ट है ना वो सब कुछ याद कर लेते हैं। अगर पशु से पूछे देना कितने प्रतिशत की भेड़ की, भैंस की, गाय की, बकरी की, तो अपने उसको पूरी डिटेल के साथ 1% अकॉर्डिंग पूरा डाटा कवर कर लेंगे। तो मैंने बोला था ना ये डाटा आंकड़े है, इसके आंकड़े निकाल देंगे अपने, मिटा रहा हूँ ना। तो अपने क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने सब कुछ कर लेंगे। अब दोस्तों एक प्रश्न ये लिखो, पशु गणना, इसे पूरा डिटेल के साथ समझा दूंगा मैं। पशुधन, पुराने टाइम में यही धन होता था, इसलिए इसे पशुधन होता है। पशुधन गणना, गणना 2019, ये कौन सी थी? 20वीं गणना थी। 20वीं गणना, 20वीं कैसे थी मैं बताऊं के अनुसार, भेड़ की संख्या का कितना कितना प्रतिशत है? क्या है? भारत के संदर्भ में, मतलब भारत के अंदर है ना, भारत के अकॉर्डिंग बात करेंगे अपने। इसमें इसमें ऑप्शन लिख लो दोस्तों, इसमें ऑप्शन लिखो 84.43%, 2 नंबर लिखो 10.64%, 3 नंबर लिखो 14.0%, और 4 नंबर लिखो 12.47%। 5 ऑप्शन इसलिए कि एक ऑप्शन 500 देने लगे ना, तो अपने बना लेते साथ में। किसकी पूछी अपने? भेड़ की। किसके अकॉर्डिंग? भारत के अकॉर्डिंग। भेड़ की कितनी जनसंख्या थी, किस परसेंट के अकॉर्डिंग?
तो ये किसकी थी? गोवंश की थी। ये किसकी थी दोस्तों? भैंस की थी। तो ये किसकी थी? बकरियां की। ये किसकी थी? ऊंट की थी। तो ये एक ही रह गया ना, ये भेड़। हो गया। तो अब अपने राज्य में कितने पशु थे, कितने कुक्कुट पालन थे या कुक्कुट थे, मतलब मुर्गे या मुर्गियां जो भी। तो अपने इसको अपने थ्योरी के रूप में या एक 1 by 1 लाइन टू लाइन क्वेश्चन लिखिए या प्रश्न लिखिए उत्तर इनके। तो ये मिटा रहा हूँ, भारतीय संदर्भ में लिखिए। अब अपने पशु पर एक एक टॉपिक लिखेंगे। यहाँ पे लगा लो पशु। पूरी कोशिश करूंगा डिटेल से कराने। अब दोस्तों इसके अंदर अपन ये लिखो, राज्य में कुल पशुधन कितना है दोस्तों? राज्य में कुल पशुधन है 568.01 लाख, 568 लाख.01 इतने पशु मतलब राजस्थान के अंदर है। उसके अंदर ये बताओ, राज्य में कुल मतलब सभी कुल कुक्कुट मतलब मुर्गे या मुर्गियां कितने हैं? 146.23। इनको पसंद थोड़ी की नहीं है, इनको अलग आंकड़े लिए, इनका अलग लिया था। ये 5 साल में होती है वैसे, समथिंग यही है। और इसके बाद ये लिखो दोस्तों, इसके बाद देश के कुल पशुधन का राजस्थान में कितना भाग है दोस्तों? 10.60 किसका था? ये तो मतलब भेड़ का था। भेड़ का कितना था? 10.64 था। 10.60 किसका है? राजस्थान के कुल पशुओं का। जैसे इतने पशु है ना, इसके अकॉर्डिंग 10% है ये भारत में। 10% राजस्थान है। इसके बाद एक लाइन और लिखो। इसके बाद ये राष्ट्रीय उत्पादन में वर्ष 2021 और 22 में राज्य में योगदान कितना था? दूध का कितना था? ऊन का कितना था भारत के अकॉर्डिंग राजस्थान? तो ये प्रश्न लिखिए लोग। राष्ट्रीय उत्पादन में वर्ष कौन सा लिया मैंने? 2020 और 21 में राज्य का योगदान। अब देखो ऊन का कितना था इसके अंदर है? दूध उत्पादन कितना था? 14.63% था। इसके बाद ये लिखो ऊन उत्पादन कितना था? 42.4% था ऊन उत्पादन राजस्थान। एक बार इतना लिखो दोस्तों। 14.63 कितना था? दूध था राजस्थान का पूरे भारत के अकॉर्डिंग। ऊन कितना होता था? 42.4%। मिटा रहा हूं मैं। इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों? इसके बाद अपने ये लिखेंगे न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला। प्रश्न यहीं से भी पूछा कौन सा जिला? चारों खाने कौन सा? डूंगरपुर। कितने हैं? 434। तो इसके बाद न्यूनतम हो गया, तो सर्वाधिक वाला सॉरी डूंगरपुर नहीं है दोस्तों, ये डूंगरपुर सर्वाधिक में आ गया। ये लिखो इसके अंदर ये न्यूनतम लिखो जैसलमेर में कितने हैं? 62। न्यूनतम कौन सा है? डूंगरपुर कितना है? 434। ये क्या है? 62।
जैसलमेर का बहुत सेट है पशु घनत्व 1 किलोमीटर घनत्व है, जैसे जनसंख्या घनत्व इसी पर अकॉर्डिंग कितने पशु है। तो जैसलमेर का कम है, डूंगरपुर का 4 डूंगरपुर का ज्यादा है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने एक ही नोट लिखते परसेंट यहाँ पे एक थ्योरी ले लेते हैं। 1000 व्यक्तियों और 1000 व्यक्तियों पर पशु कितने हैं? 829 पशु है 1000 व्यक्तियों पर है। तो दोस्तों यहाँ पर ये अनुपात लगा सकते हैं 1:082 अनुपात। तो एक प्रश्न लिखो, सर्वाधिक पशुओं वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। देखो घनत्व तो डूंगरपुर का है, जैसे ये समझ लो इसके अंदर इतना है, ठीक है। अब सर्वाधिक पशु क्या? बाड़मेर इतना है। अब इसके अंदर ये समझ लो 20 है, इसके अंदर 25 है, तो ये तो 2 हो जाएंगे, इसके और 40 होना चाहिए था। सबसे ज्यादा भी इसके अंदर है, घनत्व इसके अंदर है। ये डूंगरपुर के अंदर ये था सर्वाधिक। तो एक चीज और लिख लो यहाँ पर, राज्य का पशु घनत्व, जैसे अपने जनसंख्या घनत्व ना, उसी को राज्य पशु घनत्व कितना है? राजस्थान में, पूरा राजस्थान को 166 पशु प्रति वर्ग सॉरी किलोमीटर कितना लिखो। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अब आप अगले क्वेश्चन करते हैं पॉइंट। कॉफी पी लो दोस्तों, सर्दी बहुत है वैसे तो, इसलिए अपने कॉफी पीने एनर्जी आती रहेगी। तो इससे अब ज्यादा बड़ी नहीं होगी, 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे इतने बड़े बड़े। तो अगला पॉइंट इसमें लिखो, इसमें पशु संपदा में राजस्थान दूसरा स्थान है। ये कितना, कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और दूध के अंदर कितना है? दूध उत्पादन भी कितना? दूसरा स्थान है। दूध उत्पादन के अंदर भी दूसरा कितना होता है? 13.32%। भारत के अकॉर्डिंग देखें ना, तो राजस्थान में 13.32% होता है, दूसरा स्थान है। इसके बाद ये लिखो, इसके अंदर प्रथम पशु गणना होती है दोस्तों 1919 से 1920 के बीच होती है प्रथम पशु गणना। आजादी के बाद देखो, आजादी के बाद कब होती है? 1951 के अंदर पहली गणना होती है पशु गणना, आजादी के बाद। वर्तमान में कब हुई थी? वर्तमान में पशु गणना 2017 के अंदर पशु गणना हुई थी 20वीं। अब मैंने शुरू में किसमें दिखाया था ना, 2019 के अंदर 20वीं गणना। ये इसके अकॉर्डिंग 2017 के अंदर गणना स्टार्ट हो गई थी, 2019 के अंदर आंकड़े आ गए थे, आंकड़े डाटा। तो इसके अकॉर्डिंग ये 2 साल बनते हैं। 20वीं पशु जनगणना 2017 के अकॉर्डिंग शुरू हो गई थी, 2019 तक है ना सबमिट हो गए, ये पूरे आंकड़े डाटा प्रस्तुत हो गए थे अपने सामने। इसलिए 20वीं पशु गणना 2 साल में बना सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद एक लिख लो यहाँ पर, चलिए एक बार इतना लिखो, मैं मिटा रहा हूं मैं एक बार। पशु गणना से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो ऑप्शन, अगर ये पढ़ा होगा ना तो एक आधा क्वेश्चन कहीं से सही हो सकता है। अब ये लिखो, राजस्थान का प्रथम पशु चिकित्सालय कौन सा था दोस्तों? प्रथम पशु चिकित्सालय कौन सा? जोहरी बाजार जयपुर था। जोहरी बाजार जयपुर, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखो, राजस्थान का दूध विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पे है दोस्तों? उदयपुर
उदयपुर में एक और भी चीज है, उदयपुर में राजस्थान में डेयरी फूड साइंस महाविद्यालय लिखा है उदयपुर में, ये भी लिख लो। राज्य में डेयरी फूड साइंस महाविद्यालय, ये कहां पर है? उदयपुर, ये भी उदयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद राजस्थान की प्रथम दूध डेयरी कौन सी थी? पद्मा डेयरी, वो कहां है? अजमेर में, ये भी लिखो। राजस्थान में या राजस्थान की प्रथम दूध डेयरी, माइको हो गया था, दूध डेयरी कौन सी थी? पद्मा डेयरी। कहां पे है? अजमेर, अजमेर के अंदर प्रथम दूध डेयरी थी। राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी कौन सी है? रानीवाड़ा जालोर, सबसे बड़ी, बड़ी लिखो, बड़ी दूध डेयरी कौन सी थी? रानीवाड़ा, रानीवाड़ा कौन सी? जालोर, रानीवाड़ा जालोर के अंदर है। राजस्थान की पहली कामधेनु शोधपीठ कहां है? बीकानेर, ये लिखो। राजस्थान की पहली कामधेनु, कामधेनु भाई का नाम होता है ना, कामधेनु शोधपीठ, शोधपीठ कहां है? बीकानेर। हाल ही में ना कामधेनु थे ना, जैसे दुधारू पशु है, गाय या भैंस होगी, उसकी अचानक आकस्मिक मृत्यु हो जाती है ना, तो बीमा के रूप में सरकार 40,000 रुपए सहायता प्रदान करती है। ये करंट फैक्ट से नहीं पूछा भी जा सकता है। कौन सी होता है? कामधेनु। बता रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा बहुत डाटा और लिख सकते हैं हम पशु से, क्योंकि मैंने बोला था ना तो डिटेल के साथ करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन एक होता है, टॉपिक होता है अपना। इसके बाद ये लिखो, राज्य, राज्य में गोमूत्र, गोमूत्र बैंक कहां है? सालतोड़, इसके बाद लिखो, राज्य का पहला आइसक्रीम, पहला आइसक्रीम प्लांट कहां है दोस्तों? भीलवाड़ा। सर्दियों में कहां आइसक्रीम हो? इसके बाद एक चीज और लिख लो, राज्य का राज्य स्तरीय पशु रोग निदान केंद्र कहां है? राज्य में पशु रोग निदान केंद्र कहां है दोस्तों? जयपुर, जयपुर के अंदर है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और लिख लो, राज्य का हिमकृत पशु वीर्य बैंक, पशु स्तन बैंक कहां है? बस्सी, बस्सी कहां है? जयपुर। ठीक है, ये हो गया। दूसरा लिखो, ये पहला बैंक है, ये पहला है, तो दूसरा भी लिख लो, दूसरा भी होगा खिंचियान, खिंचियान के अंदर खुला गया है जोधपुर, इतना लिख लो। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब अपने ना छोटे छोटे फैक्ट लिखते हैं, किस प्रकार से कब कौन सा हुआ था, कितने के उदाहरण है, जो भी है ना फैक्ट लिखेंगे, जैसे अपने पशु पे लिख रहे थे ना, क्वेश्चन नहीं है, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, जो आगे सीधे पूछे जाते हैं ना वही। तो सबसे पहले वर्गाकार, यहाँ पे लिखो वर्गाकार, वर्गाकार आ गया, यहाँ पे हेक्टर, हेक्टर जमीन की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब नॉन स्टॉप चलूंगा मैं, ये आगे लिखते था ना। एक नंबर लिखो, सीमांत, सीमांत किसान, उसके क्या? एक हेक्टर से कम,
ये कितने लोग हैं? 40.12% लोग हैं इसमें, ठीक है। 1% से कम भूमि हो तो सीमांत किसान के अंदर आएगा। 2 नंबर आएगा लघु। लघु के अंदर कितना होगा? 1 से 2 हेक्टर। ये कितने राजस्थान में? 21.90%। 3 नंबर लिखो दोस्तों, अर्ध मध्यम। अर्ध मध्यम कितने हैं दोस्तों? 2 से 4 हेक्टर। ये कितने? 18.50%। सीमांत कम ही होगी, छोटे छोटे खेत होंगे तो ज्यादा होंगे। जैसे परिवार बंटेंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी भूमि कम होती जाएगी, सीमांत ज्यादा होंगे, बड़े कम हो जाएंगे। जैसे ये समझो यहाँ 10 बीघे थे, 2 पुत्र थे, 5-5 हो गए, तो ये सीमांत के अंदर आ गए, तो लघु के अंदर था ना, कम ही हुए। अच्छा, इसके अंदर 3 नंबर हो गए। 4 नंबर लिखो, अर्ध मध्यम। मध्यम के अंदर कितने होते हैं? 4 से जिसकी 10 हेक्टर भूमि होगी, ये कितने रहेंगे? 14.79%। 5 नंबर दोस्तों लिखो, वृहद। वृहद कितने हैं? 10 हेक्टर से 10 से अधिक हो तो ये कितने? 4.65%। यहाँ पे लिख लेना, सीधा पूछा जाएगा अर्ध मध्यम के अंदर कितने हेक्टर भूमि चाहिए। ये मिटा रहा हूँ। बहुत ही शानदार टॉपिक है ये इकोनॉमिक्स अगर समझ में आ जाए ना तो बहुत इंटरेस्ट सब्जेक्ट बन सकता है। और इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान लिखो। राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान कितने हैं? 03। आगे लिखते जाना। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 27। टाइगर रिजर्व कितने हैं? 05। सुरक्षित क्षेत्र कितने हैं दोस्तों? 36। और बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं? 04। 4 कौन कौन से हैं? जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, कोटा, जोधपुर। ये बायोलॉजिकल पार्क है 4। इतना लिख लिया। अब इसके बाद अपने ये लिखते हैं, ये यहाँ पे क्या लिखते हैं? कुल सहकारी समिति कितनी है? कुल सहकारिता संघ राज्य कितने हैं? 23। सहकारी समिति कितनी है? सहकारी समिति 41-41-9। ठीक है, राइटिंग नहीं समझ आएगी ना, बोल बोल भी लिखा। उसके बाद ये लिखा दोस्तों, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक कितने हैं? 1953। 1953 के अंदर बना था, ये त्रिस्तरीय था। ठीक है, 1953 है। 53 बना नहीं, 1953 है। इसके बाद दोस्तों ये लिखो, केंद्रीय सहकारी बैंक कितने हैं? तो प्राथमिक कृषि सहकारिता के टॉपिक बढ़ रहे हैं। सहकारिता समिति कितनी है दोस्तों? 82-73। कितनी है? 82-73 है। इसके बाद दोस्तों ये लिखो, एक पॉइंट और लिख लो इनका, जिला। ये लिखो राजस्थान राज्य भूमि विकास। ये कब बना था? 1957 में बना था। ये कितने हैं? 36। ये क्या है? 20 स्तरीय।
इसके बाद एक और लिखो, जिला दूध की फैक्ट्री कितनी है, जिला दूध हवोइस और दूध सहकारी समिति कितनी है, दूध सहकारी समिति कितनी है दोस्तों, 18781 18,781। इसके बाद ये लिखो, उपभोक्ता उपभोक्ता थोक भंडार कितने हैं, 38। उपभोक्ता थोक भंडार कितने हैं, 38। एक बार इतना लिखो, मैं ये मिटा रहा हूँ, मैं लिख लिया होगा। तो यहाँ पर ये लिखो, फल सब्जी, यहाँ आगे लिख लेना, पूछ जाएंगे, फल सब्जी सहकारी समितियां, फल सब्जी सहकारी समितियां कितनी है दोस्तों, 278 है। महिला महिला सहकारी समितियां कितनी है, महिला सहकारी समितियां कितनी है, 785 है। ये क्या है, राजीविका राजीविका महिला समितियां है, ठीक है, ये राजीविका महिला समितियां दोस्तों। इसके बाद ये लिखो, राजस्थान बैंक गोदाम कितने हैं, 8,842 है, और बैंक कितने, 8,448 है, और स्टार्टअप कितने लगे, 4,422। ये लिख लो। राजस्थान राजस्थान गोदाम गोदाम कितने, 4,842। राजस्थान बैंक कितने हैं, 8448। स्टार्टअप कितने दोस्तों, 4422। ये आगे सीधे पूछे राजस्थान गोदाम कितने, ऑप्शन दे दिया, तो क्या करेंगे अपने, ये वाली तो लिख लिया, 2-4 पॉइंट और लिख लेते हैं अपने, ये मिटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट दे दो दोस्तों इसका। अब दोस्तों इसके बाद अपने ये लिखो, बायोफ्यूल 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 क्या है, बायोफ्यूल के अंदर ये लिखो, ये मिशन कब आया था, ये मिशन आता है दोस्तों 4 फरवरी 2005 को आता है। इसके बाद ये लिखो, नीति ये कब बनी थी, इसकी नीति बनती है 2006 को। इसके बाद ये प्राधिकरण गठन कब होता है, 2007 को होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये लिखो, राजस्थान प्रथम नियम बना, कौन से साल में राजस्थान में प्रथम नियम बना था बायोफ्यूल के अंदर, 2019 के अंदर बना था, ये 2019 के अंदर बना था। इसके बाद दोस्तों ये एक चीज और लिखो इसको, इसमें बायोडीजल उत्पादन कितने करें, 12। इसके बाद ये लिखो, बायोडीजल इंपॉर्टेंट किसान है ये, बायोडीजल मोबाइल रिटेल, ये कितने हैं, 102, ठीक है। और इसके बाद एक और लिख लो, दिवस कब बनाते हैं, 10 अगस्त को बनाते हैं, इसका दिवस 10 अगस्त को बनाते हैं, 2019 से बनाई जाती है। इसमें बायोफ्यूल हो गया। अब ये देखो, राजस्थान के अंदर है ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, राजस्थान है ना, राजस्थान निर्यात 5 वस्तुएं, राजस्थान में निर्यात है ना 5 वस्तुएं करता है, कौन कौन सी करता है, ये इंपॉर्टेंट है, 5% है, ये सीक्वेंस वाइज लिख रहा हूँ, ऐसे ही है, ठीक है। एक नंबर लिखो, अभियांत्रिकी कौन सी होती है, इंजीनियरिंग होगी, वस्तु 2 नंबर दोस्तों कौन सी होगी,
जवाहरात एवं आभूषण। 3 नंबर दोस्तों कौन सी होगी? 3 नंबर होगी दोस्तों धातु, मेटल। 4 नंबर कौन सी होगी? कपड़ा। 5 नंबर होगी हस्तशिल्प। इसके अंदर है ना राजस्थान है ना 65% से ज्यादा योगदान है। कितने? 65% से ज्यादा योगदान है राजस्थान की वस्तुओं में। एक बार इतना देखो। ठीक है दोस्तों, आपने लिख लिया। अब अपने छोटा सा एक टॉपिक और लिख लेते हैं, इसके बाद अपनी ये क्लास देखते हैं आगे, कंटिन्यू रखते हैं कि आगे अपन देखते हैं आयोग पढ़ा देंगे। तो एक और चीज को इम्पोर्टेंस, आयोग के अंदर भी प्रश्न पूछा जाता है, इतना आयोग बना था से वर्तमान में कौन है। तो एक प्रश्न है, ये लिखो कि 2011 के अंदर, यहाँ पे लिखो दोस्तों 6.75% गवर्नमेंट ने ये समझो राजस्व रुपए मिलेंगे, मतलब रुपए दिए गए थे। किन किन को दिए गए थे? 2011 की बात है ये। 2000 ये आंकड़े मैं सीधे लिख रहा हूं मैं। राजस्व किससे मिलेंगे? रुपए मिलेंगे, ये समझो रुपए मिलेंगे। इसके बारे में सिर्फ मतलब इसकी इंपॉर्टेंस ये जाननी है किस किस को क्या क्या मिला था। ये समझो कि यहाँ से है ना, यहाँ से लिखो पंचायती पंचायती राज, इनको कितने रुपए मिलेंगे? ये कौन से? नगरीय स्थानीय निकाय, इनको कितने रुपए मिलते? इनको कितने मिलते? देखो टोटल रुपए थे 6.75%। ये मान इनको ना, इसमें से 100% मानना इसको, तो इसको कितने मिले थे? 75.10% रुपए मिले थे सरकार को, पंचायती राज को। बाकी इसको मिले है ना, तो ये कितने हो गए? 24.90%। अब ये देखो ये रुपए कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। ये जाएगी ग्राम पंचायत। कहाँ दोस्तों? ग्राम पंचायत, ये जाएगी ग्राम पंचायत। उसके बाद रुपए जाएंगे कहाँ जाएंगे? पंचायत समिति, इसमें खर्च होंगे। फिर जाएंगे जिला परिषद, जिला परिषद। अब इसमें कितने रुपए खर्च होते हैं दोस्तों? ग्राम पंचायत के अंदर कितने रुपए खर्च होते हैं? अगर ये 75, इसको अगर जो 100 माने ना, इसको 100% लगते हैं, इसके अंदर ना 75% लगते हैं ग्राम पंचायत में रुपए आते हैं। पंचायत समिति के अंदर कितने आते हैं? 20%। तो बाकी कितने रहेंगे? 5% जिला परिषद। अब ग्राम पंचायत आगे कहाँ काम करती है? ग्राम पंचायत के अंदर क्या क्या काम होते हैं? मतलब अगर इसको 100 माने तो, इसको 100 माने ना, तो दोस्तों इसके अंदर है ना, ग्राम पंचायत के अंदर है ना 55% है ना, 55% रुपए है ना मूलभूत विकास कार्य में लगता है। इसके बाद इस 75 का ना यहाँ पे देखे ना, इसके अंदर 40% है ना, इसका 40% इस 75 का, मतलब इसको 100 माने तो, इसको 100 माने तो इसका 40% रुपए कहाँ लगता है? राज्य एवं राष्ट्रीय योजनाएं में, राष्ट्रीय योजना में लगता है। इसके बाद इसमें कितने रहेंगे? 5%। तो 5% रुपए कहाँ लगते हैं? 5% ग्राम पंचायत अन्य कार्यों में लगती है। अन्य कार्य क्या है? चाय, कॉफी, पेन आदि। चाय, कॉफी, पेन इनमें ये उपयोग करती है। इस प्रकार से ये रुपए इस अकाउंट में होते हैं। अकाउंट होते हैं इनके अलग अलग इस तरह विभाग में। ग्राम पंचायत कितने मिलते हैं, ये इससे पूछा जाता है कितने % है ये, तो ये आंकड़े हैं, देख लेना, याद कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं आयोग पढ़ाई। चलो कोई ना, आयोग की या अदर है ना, ये पॉलिटिकल में चले जाती है, तो इनके अपने अलग क्लास लेके आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी को RS के लिए एग्जाम के ऑल द बेस्ट। और जितनी कोशिश की मैंने समझाने बहुत अच्छी तरह से कोशिश की है। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, तो ये कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बार बार पढ़ने से याद भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंस जिसको लगेगा ना, जिसको आवश्यकता है ना, इंपॉर्टेंस लगेगा, वो तो याद कर लेगा, कि नहीं तो कुछ जरूरी नहीं है, अलग सब्जेक्ट कवर कर लेना। ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट। मिलते हैं फिर कभी किसी अलग एपिसोड या अलग टॉपिक पर। ठीक है, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।